नमस्कार, ज्योग्राफिकल पिवट पर आप सभी का स्वागत। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित है। रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन हमारे विद्यार्थियों के लिए कई मायनों में इम्पॉर्टेंट है। ये राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसका भाग है। जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए भी उपयोगी है। जो बच्चे अपना सिनॉप्सिस लिख रहे हैं या थीसिस राइटिंग में अभी इन्वॉल्व हैं ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जो नेट का एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए जो फर्स्ट पेपर कॉमन पेपर होता है उन बच्चों के लिए भी ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसको हम अब डील करने जा रहे हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि रिसर्च का मीनिंग क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, कौन कौन सी अप्रोचेस हम फॉलो करते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका टाइटल रहेगा रिसर्च मीनिंग टाइप्स एंड अप्रोचेस, है ना। इस पर हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं शोध का मायना क्या है ना। तो शोध का मायना जानने से पहले हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि ये रिसर्च शब्दावली जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। शोध शब्द जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसकी उत्पत्ति बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड से हुई है ना। और वो जो फ्रेंच वर्ड है, जो फ्रांसीसी शब्द है, वो है रिसर्च। ठीक है, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका तात्पर्य है या अर्थ है, इसका मतलब है खोज, तलाश, जानना, प्रयास करना, है ना, सर्च फॉर ट्रूथ, है ना, सत्य की खोज करना, ये सब इसके मायने हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल एक लिटरल मीनिंग है रिसर्च का, है ना। ये शब्द जो है ये फ्रेंच वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, उत्पत्ति हुई है। सामान्य अर्थों में बात करें तो शोध का मायना है ज्ञान की खोज। ठीक है, क्योंकि आप देखिए इसमें दो शब्द हैं। ठीक है, एक है ये जो शब्द बना है रिसर्च कैसे बना, देखो ये बना है रिसर्च से, है ना। पुनः सर्च, तलाश। ठीक है, तो इसमें इसका मायना कभी भी ये नहीं है कि हम वो प्रोड्यूस कर दें जो पहले से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हम इसके अंदर हमेशा कुछ नया प्रोड्यूस करते हैं, कुछ नया देते हैं। जो पहले से हमारे ज्ञान कोश में है हम उसका नया डायमेंशन भी दे सकते हैं, है ना। तो वो भी शोध ही कहलाएगा। ठीक है, तो शोध में कुछ नया जरूर होता है। जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज है, जो हमारे ज्ञान का जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है, उस स्टॉक में हम कुछ जोड़ते हैं। ठीक है, वो है अनुसंधान, वो है रिसर्च, उसे हम शोध कहेंगे। अभी हम इसके मीनिंग पर कई देर बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए शोध होता क्या है। ठीक है, ये एक सावधानी पूर्वक जांच पड़ताल का एक तरीका है, प्रक्रिया है ना, जिसको हम फॉलो करते हैं। इसका मतलब रिसर्च में हम एक सेट पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, एक सेट प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ठीक है, हम एक सेट मेथोडोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, सावधानी पूर्वक जांच पड़ताल की प्रक्रिया है, जो कि विशेष रूप से ज्ञान की किसी भी शाखा में व्यवस्थित प्रयासों से नए तथ्यों की खोज से संबंधित है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, नए फैक्ट्स को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, रिसर्च हमेशा सिस्टमैटिक होती है। ठीक है, इसका जो प्रोसेस है वो एक नियत विधा से होकर गुजरता है ना। एक सेट मेथोडोलॉजी होती है उसकी, है ना। इसीलिए कहा गया है सावधानी पूर्वक जांच पड़ताल की प्रक्रिया। ठीक है, हम जो है जब भी शोध करते हैं तो हम एक निश्चित स्ट्रक्चर में, एक निश्चित प्रोसेस के साथ आगे बढ़ते हैं। और हम क्या करते हैं, जो भी अब तक ज्ञात
नॉलेज है, जो भी ज्ञान जिसका हमें पता है, हम उसके अंदर इजाफा करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर और जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो है रिसर्च, है ना। तो इट इज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च जो है वो क्या है, वो केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है। अब देखिए मीनिंग में ही और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और इसमें अब बात करते हैं हम लोग कि शोध हम करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, क्या ऑब्जेक्टिव है, शोध के लिए हम आगे क्यों बढ़ते हैं। हमारा उद्देश्य ये होता है कि जो भी हमारा पहले से ज्ञान है उसे और संवर्धित करना। ठीक है, उसे और रिच बनाना, ज्ञान के मौजूदा भंडार में मौलिक योगदान देना। यहां पर एक शब्द है जिसको हमें पकड़ना है, मौलिक। शोध वही है जो मौलिक है। ठीक है, एग्जिस्टिंग नॉलेज का रिप्रोडक्शन शोध नहीं है। जो ज्ञान पहले से मौजूद है, आप यदि उसी को हूबहू रिप्रेजेंट कर देते हैं, हूबहू उसको रिप्रोड्यूस कर देते हैं, वो शोध नहीं है। शोध में ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन होना ही होना चाहिए, वही शोध है। शोध में निश्चित रूप से मौलिकता होनी चाहिए, मौलिक योगदान हमें देखने को मिलना चाहिए, ताकि जो भी हमारा ज्ञान का मौजूदा भंडार है उसका और अधिक विकास हो सके, वो आगे बढ़ सके। ठीक है, अब आप सोचिए कि मानव सभ्यता के विकास के दौर में कभी पहिए का आविष्कार हुआ होगा। ठीक है, बाद में उस पहिए के आविष्कार के बाद में पहिए से चलने वाली गाड़ियां बनी होगी, है ना। और आज आप देखते हो, यदि आप कोई मशीन खोलते हो तो उसके अंदर आपको हजारों छोटे छोटे पहिए, घिरनियां देखने को मिलती हैं। तो जो पहले ज्ञान था उस पर लोग काम करते गए, सेडिमेंटेशन होता गया, ज्ञान आगे बढ़ता गया। उसी की तो परिणति है, उसी का तो परिणाम है कि आज जो है पहिए का इस्तेमाल आप अनेक तरीकों से करते हो। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि कभी न कभी पहिए का आविष्कार हुआ होगा, और उस पहिए के आविष्कार के बाद में पहियों को लेकर जो आगे निरंतर शोध चला, उससे पहिए के उपयोग के अनेक तरीके जो है वो मानव सभ्यता में देखने को मिले। और उसी का परिणाम है कि आज हम उसको लेकर बहुत जटिल मशीन्स जो हैं उनको भी ऑपरेट करते हैं। तो रिसर्च का मतलब है ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन, है ना, मौलिक योगदान होना चाहिए, ताकि जो हमारा ज्ञान का स्तर है उसमें और बढ़ोतरी हो। ठीक है, शोध किसी ज्ञान के किसी क्षेत्र में सिद्धांत के निर्माण अथवा सामान्यीकरण से संबंधित व्यवस्थित उपागम है ना। क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने मान लीजिए कोई एक फेनोमिना ले लिया, कोई एक परिघटना को पकड़ लिया। ठीक है, अक्सर मैं हम्बोल्ट का उदाहरण देता हूं। जैसे मान लो हम्बोल्ट ने क्या किया, जब ऊंचे भागों की यात्राएं की तो ऊंचाई के साथ में तापमान और वायुदाबों के प्रेक्षण लेता गया, ऑब्जर्वेशंस लेता गया। फिर उसने क्या किया, अलग अलग भागों में, विश्व के अलग अलग भागों में जो उसने ऑब्जर्वेशंस लिए उनको एक साथ करके देखा, और यह जानने की कोशिश की कि क्या उसके अंदर कुछ सिमिलरिटीज हैं, क्या हम उसके आधार पे किसी भी प्रकार के सामान्यीकरण की ओर बढ़ सकते हैं क्या। ठीक है, और फिर उसने कहा कि सामान्यतः ऊंचाई के साथ वायुदाबों में कमी आती है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे उसने क्या किया, जनरलाइजेशन किया। ठीक है, इसी प्रकार के जनरलाइजेशन जो है वो थियरीज की फॉर्मेशन के लिए भी जरूरी होते हैं। लेकिन आप यदि उत्तर आधुनिक काल में यदि यह कहें कि यह आवश्यक नहीं कि शोध हमें सिद्धांत निर्माण की तरफ ही ले जाए, तो यह भी गलत नहीं होगा। ठीक है, शोध हमें
सिद्धांत निर्माण की तरफ ले जा सकता है, और यह जरूरी नहीं कि हर शोध हमें सिद्धांत निर्माण की तरफ ले जाए। ठीक है, उत्तर आधुनिक काल जो है वो आधुनिक काल की इन तमाम मान्यताओं को सिरे से निरस्त करता है। ठीक है, तो मैं जहां तक समझता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके आगे बात करते हैं, शोध के मीनिंग को ही आगे बढ़ाते हैं, और हम ये देखते हैं कि कोई भी जो शोध होता है ना, ठीक है, उसमें कुछ उद्देश्य, कुछ रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, है ना, उनके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो शोध प्रश्नों से संबंधित उत्तर की खोज, जब हम शोध करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक शोध समस्या को लेकर चलते हैं, है ना, एक रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो हमारे शोध का आधार होती है, और उस रिसर्च प्रॉब्लम को जब हम डील करते हैं तो हमारे कई ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस हो सकते हैं, और उस पूरी रिसर्च की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, उन शोध प्रश्नों, उन रिसर्च क्वेश्चन से संबंधित उत्तर की खोज करते हैं, हम उनके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यह भी शोध के मायने में ही आता है। फिर है सत्य की व्यवस्थित खोज, है ना, यहां शब्द ध्यान रखना, व्यवस्थित, सिस्टमैटिक सर्च है ये। ठीक है, शोध हमेशा एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है ना, एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, हमने पीछे वाली स्लाइड में भी देखा था। ठीक है, विचारों और तथ्यों के संयोजन के माध्यम से दुनिया के बारे में नया ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, जैसे हम बात करें मान लीजिए हिस्टोरिकल रिसर्च की, है ना, या हम बात करें मान लीजिए हमारा एक सब्जेक्ट है फिलॉसफी, दर्शन, उसमें हम शोध की बात करेंगे। आगे जब हम रिसर्च टाइप्स देखेंगे तो उनकी बात हम फिर से करेंगे। वहां हम क्या करते हैं, बहुत सारे विचारों का संयोजन करते हैं। ठीक है, तो तथ्यों का संयोजन, विचारों का संयोजन करके हम दुनिया के बारे में नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। नया ज्ञान, है ना, नया ज्ञान जो प्राप्त करते हैं वो हमारा मौलिक योगदान है, वो हमारा ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और यदि हम नया नहीं देंगे तो फिर हम जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके अंदर कुछ नया कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो निश्चित रूप से हम क्या करते हैं, कुछ नया इसमें योगदान देते हैं, तभी हम उसको रिसर्च कहेंगे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं रिसर्च टर्मिनोलॉजी की, है ना, रिसर्च जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, उसके क्या मायने हैं, क्या संदर्भ है, उसकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, रिसर्च जो शब्दावली है, ठीक है, वो किसको रेफर करती है? नंबर एक, व्यवस्थित तरीके से समस्या को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। यह सबसे पहला काम है ना, सबसे पहला काम है कि हम हमारी रिसर्च प्रॉब्लम को अच्छे से समझें, है ना, यह पहला स्टेप होता है रिसर्च का, टू अंडरस्टैंड द रिसर्च प्रॉब्लम। और उसको समझने के लिए हमारे पास में हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है, हमारा एक्सपीरियंस होता है, और उसके साथ साथ हमारे पास एग्जिस्टिंग लिटरेचर होता है जिसको हम रिव्यू करते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी समझ हमारी शोध समस्या पर मजबूत होने लगती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से समस्या को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। सिस्टमैटिक मेथड कंसिस्टिंग ऑफ इनंसिएटिंग द प्रॉब्लम, ये पहला स्टेप है, क्योंकि जब तक आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाओगे तब तक आप अपने शोध की जो व्यवस्थित प्रक्रिया है उसका चुनाव ही नहीं कर पाओगे। इसके बिना शोध आगे बढ़ ही नहीं सकता। शोध को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहली जो आवश्यक बात है वो ये है कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम पर क्लैरिटी होनी चाहिए। नंबर 2, परिकल्पना का प्रतिपादन। आप यदि बिल्कुल सरल शब्दों में बात करें तो जो हाइपोथेसिस है, परिकल्पना, ये फ्लैट स्टेटमेंट्स होते हैं, और ये स्टेटमेंट्स हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज के ऊपर आधारित होते हैं। जो हमारा पहले से ज्ञान है
उसके ऊपर आधारित होते हैं। हम हमारे नए शोध में ये जांचने की कोशिश करते हैं कि हम जो सोच रहे हैं, ठीक है, या हमने जो अब तक पाया वो ही सही है क्या, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, हम परिकल्पना की जांच करते हैं। पर परिकल्पना जांच करने से पहले परिकल्पना का प्रतिपादन होना जरूरी है ना। जब तक हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट ही नहीं करेंगे तब तक फिर हम जांच किसकी करेंगे। और हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हम कैसे करते हैं, वही हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज, हमारा एक्सपीरियंस और हमारा लिटरेचर जो है उसको खंगालना, है ना, उसका रिव्यू करना। वहां से हमें इंसाइट मिलती है कि हम किस प्रकार की हाइपोथेसिस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फिर है, जब हमने हाइपोथेसिस ड्रॉ कर ली तो रिसर्च में उसके बाद एक बात और आती है, वो आती है अब हम क्या करेंगे, आंकड़ों का संकलन करेंगे, ठीक है। आंकड़े जब व्यवस्थित हो जाते हैं और जब वो मीनिंग ले लेते हैं तो वो सूचना बन जाते हैं, इंफॉर्मेशन बन जाते हैं, ठीक है। और हम उन आंकड़ों का अनेक तरीकों से मूल्यांकन कर सकते हैं, है ना, विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम उन आंकड़ों का एग्जामिनेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हम कई प्रकार के नवीन निष्कर्षों तक भी पहुंचते हैं। अब देखो, इसके बाद शोध शब्दावली से और क्या क्या संबंधित है उसकी बात करते हैं। वो है कि जब हमने तथ्य एकत्र कर लिए, पहले हमने शोध समस्या पर हमारी समझ मजबूत कर ली, ठीक है। फिर हमने क्या किया, परिकल्पनाएं जो है वो बना ली, है ना। फिर हम परिकल्पनाएं बनाने के बाद क्या करते हैं, कौन से आंकड़े हमें चाहिए इसका निर्धारण करके उनका संग्रहण करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो आंकड़े आ गए हम अब उनका एनालिसिस करते हैं। पर यहां एक बात ध्यान रखना, यह कभी आवश्यक नहीं होता कि हर रिसर्च में परिकल्पना हो, यह कभी आवश्यक नहीं होता, ठीक है। कई बार बेसिक रिसर्च जो होती हैं वो एकदम से एक नवीन पक्ष की बात करती है जिसके बारे में पहले से हमारे पास में जानकारियां नहीं है। वहां पे हाइपोथेसिस नहीं बनती है, हम वहां हाइपोथेसिस की जांच नहीं करते हैं, बल्कि इस प्रकार की रिसर्च नवीन हाइपोथेसिस को जन्म देती है फ्यूचर रिसर्च के लिए, है ना, भविष्य के शोध के लिए। वो क्या करती है, वो हमें नवीन हाइपोथेसिस देती है। अब देखो, अगला है संबंधित समस्या के समाधान के रूप में एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचना या सिद्धांत निर्माण करना। पर जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था, हर रिसर्च में यह जरूरी नहीं है थ्योरी फॉर्मेशन हो, है ना, ये हर रिसर्च में जरूरी नहीं है। हां, यह जरूर है कि जब हम आंकड़ों को एकत्र करते हैं, सूचनाओं को एकत्र करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से हम कुछ निष्कर्षों पर जरूर पहुंचते हैं। ये सब बातें जो है ये रिसर्च की जो टर्मिनोलॉजी है उसका संदर्भ बनाती है। अब देखिए, शोध उद्देश्यों को हम किस प्रकार के से देखें, है ना, इस पर बात करते हैं हम, ठीक है। हम अब बात करते हैं कि रिसर्च जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका दायरा क्या है ना, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहली बात देखो, किसी घटना से परिचित होना, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू नो ए न्यू फेनोमेना, है ना। हम एक घटना से परिचित होते हैं या उसमें नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, है ना। हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर न्यू इंसाइट्स जो हैं वो देख रहे हैं, अंतर्दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार के जो शोध होते हैं हम उनको कहते हैं अन्वेषणात्मक या खोजपूर्ण शोध, है ना, एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च, इस कैटेगरी में आती है ये रिसर्च, ठीक है। तो जब भी हम
एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की ओर आगे बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी घटना से परिचित होते हैं। ठीक है, तो वी आर नाउ गेटिंग फैमिलियरिटी विथ न्यू फेनोमेना। नई घटना से हम रूबरू होते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो रिसर्च होती है वो होती है अन्वेषणात्मक या एक्सप्लोरेटरी। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए, किसी विशेष व्यक्ति, स्थिति या समूह की विशेषताओं को सटीक रूप से चित्रित करना। आप किसी होम्योपैथी के डॉक्टर के पास जाइए और आप अपना रोग बताइए, वो क्या करता है, वो जन्म से लेके अब तक आपके पूरे इतिहास को खंगालता है, आपकी पूरी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करता है। ठीक है, वो आपको एक केस स्टडी के रूप में लेता है। ये वही है। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, है ना, जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, स्थिति भी हो सकती है। ठीक है, या समूह की विशेषताओं को सटीक रूप से चित्रित करना। और इस प्रकार के जो शोध होते हैं वो वर्णनात्मक होते हैं, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? इस पे आपकी समझ जो है विकसित हो गई। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अगला बात करते हैं, यह निर्धारण करना कि कोई घटना कितनी बार घटित होती है या वह किसी और घटना से किस तरह से जुड़ी हुई है। ठीक है, आप किसी लेबोरेटरी में जांच कराने जाते हैं। ठीक है, या जैसे मान लीजिए कि आपने डायबिटीज के पेशेंट को देखा होगा, वो डेली क्या करता है, वो अपना शुगर लेवल जो है उसको जांचता है। ठीक है, जांचता है, बेसिकली वो कर क्या रहा है, डायग्नोसिस, है ना, वो डायग्नोसिस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो ये देख रहा है कि कोई घटना कितनी बार घटित हुई, उसका शुगर लेवल कितनी बार ऊपर गया, कितनी बार सामान्य रहा, कितनी बार नीचे गया। ठीक है, कितनी बार घटित हुई, है ना, वह किसी और घटना से किस तरह जुड़ी हुई है। क्या ये शुगर लेवल अप उस समय जा रहा है जब उसका शुगर इनटेक बढ़ रहा है? क्या ये शुगर लेवल उस समय ज्यादा जा रहा है जब वो किसी प्रकार के स्ट्रेस से गुजरता है? ठीक है, तो पहली बात, घटना कितनी बार घटित हुई, और दूसरी बात कि उस घटना का और दूसरी घटनाओं के साथ और दूसरी चीजों के साथ क्या संबंध है। ये डायग्नोस्टिक रिसर्च कहलाती है ना, निदानात्मक शोध कहते हैं इसको। क्लियर? अब उसके बाद आती है बात, चरों के बीच कार्य कारण संबंध की परिकल्पना का परीक्षण करना। ठीक है, यहां हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। इस प्रकार के शोध में हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, परिकल्पना की जांच होती है ना। और क्योंकि हम यहां कह रहे हैं कार्य कारण संबंध, तो हम यहां पर दो या दो से अधिक चर होते हैं, है ना, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स होते हैं, और हम क्या करते हैं, उन वेरिएबल्स के बीच में कॉजल रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या एक का प्रभाव दूसरे के ऊपर है क्या, है ना, इसको जांचने की कोशिश करते हैं। क्या एक जो कि स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या उसमें होने वाले चेंजेस क्या डिपेंडेंट वेरिएबल या वेरिएबल्स को प्रभावित कर रहे हैं क्या, है ना। या यूं हो सकता है कि अनेकों स्वतंत्र चर हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उनमें होने वाले वेरिएशंस डिपेंडेंट वेरिएबल को किस तरह से और किस डिग्री तक प्रभावित करते हैं। इसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। ठीक है, अब हम इसके अंदर आगे बात करते हैं, और अब हम बात करेंगे कि भाई एक अनुसंधान के लिए क्या क्या आवश्यक है ना। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा, रिसर्च सिस्टमैटिक प्रोसेस है ना, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, और उसके अंदर ये गुण होने चाहिए। ये गुण हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई अनुसंधान है। ठीक है,
और उस गुण में जो पहला आता है वो आता है वैलिडिटी, वैधता, है ना, वैलिडिटी। ठीक है, वो कितना शुद्ध है, आपका शोध जो है उसकी एक्यूरेसी कैसी है ना, उसका संबंध है वैलिडिटी के साथ। तो शोध में वैलिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी शोध हो, ठीक है, उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए। नंबर 2, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। ये कब देखने को मिलती है? जब किसी भी व्यवहार में कंसिस्टेंसी हो, सततता हो। इसलिए यह गुण क्या है? स्थिरता की मात्रा से संबंधित है, कंसिस्टेंसी से संबंधित गुण है ना। जैसे आप किसी व्यक्ति के लिए कहते हो वो विश्वसनीय है, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग यह हुआ कि आपने बार बार उस व्यक्ति को जांचा और परखा, और हर बार आपने इस चीज को देखा कि उसका व्यवहार सधा हुआ है, और तब आपने निष्कर्ष लिया कि वो व्यक्ति रिलायबल है। ठीक इसी प्रकार रिसर्च में भी यह गुण होना चाहिए, स्थिरता, कंसिस्टेंसी, है ना। तब हम उसको क्या करेंगे? एक रिसर्च की संज्ञा दे सकते हैं। अगला गुण है रिपीटेबिलिटी, पुनरावृत्ति का गुण, है ना। समान संदर्भ में यह बहुत जरूरी है। पुनरावृत्ति के गुण की बात करो तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंडीशंस में कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, यदि कंडीशंस सेम रखी जाए तो उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट यदि बार बार वही आते हैं, इसका मतलब उसमें रिपीटेबिलिटी का गुण है, उसमें रिपीटेबिलिटी का गुण है, उसमें पुनरावृत्ति का गुण है। अगली बात आती है प्रेडिक्टिबिलिटी, पूर्वानुमान। यह शोध की खास बात है, क्योंकि शोध जो है उससे आपकी जो अंतर्दृष्टि बनती है ना, उसके आधार पे आप क्या करते हो? भावी परिणाम की घोषणा करते हो। यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। जैसे आपने देखा कि मान लीजिए कि 2 वेरिएबल्स हैं, आपने उसमें से एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। आपने देखा कि उसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जब जब कमी आती है तो डिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ता है। ठीक है, और जब जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल घटता है, अर्थात इनके अंदर विलोम का संबंध है। तो जब कहीं भी आपको लगे कि स्वतंत्र चर नीचे जा रहा है तो आप यह कह सकते हो कि परतंत्र चर ऊपर जाएगा। ठीक है, अब आप देखो, इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण देता हूं आपको प्रेडिक्टिबिलिटी का। जैसे आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, लैंड में इन्वेस्ट करते हैं। जनरली लोगों का परसेप्शन क्या है? लोगों का परसेप्शन ये है कि गोल्ड रेट्स यदि बढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो ये देख रहे हैं कि लोगों का रुझान जो है इन्वेस्टमेंट का गोल्ड की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब शेयर मार्केट पे लोगों का विश्वास जो है वो कम हो रहा है, वहां फ्लक्चुएशंस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वो वेल परफॉर्म्ड नहीं कर रहा। ठीक है, तो बेसिकली जब गोल्ड रेट बढ़ते हैं तो लोग पूर्वानुमान लगाते हैं कि शायद जो है वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी शेयर मार्केट में। ठीक है, तो ये वही पूर्वानुमान की बात कर रहे हैं। ये शब्द आपके लिए हो सकता है प्रेडिक्टिबिलिटी एक नया शब्द हो, लेकिन हम डे टू डे लाइफ के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी शोध में आवश्यक रूप से वैलिडिटी का कैरेक्टर होना चाहिए, रिलायबिलिटी का कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, उसमें रिपीटेबिलिटी का कैरेक्टर होना चाहिए, और उसके अंदर प्रेडिक्टिबिलिटी की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, जब हम और आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कि वाई वी गो फॉर रिसर्च। हम शोध करते क्यों हैं? क्यों करें हम शोध? क्यों करते हैं हम शोध?
एक बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग इसके लिए करते भी, इंडिया में तो ये अक्सर देखने को मिलता है ना, टू गेट ए डिग्री, है ना, डिग्री लेने के लिए साहब डॉक्टर टाइटल लगना चाहिए नाम के पीछे, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं सम्मान पाने के लिए, है ना, कि भाई हमारे पीछे डॉक्टर लगेगा तो हम सोसाइटी के अंदर अच्छे पढ़े लिखे लोगों की गिनती में आएंगे, ठीक है। चुनौती का सामना करने के लिए ये चुनिंदा लोग होते हैं, ये चुनिंदा लोग होते हैं, डिजायर टू फेस ए चैलेंज। वो किसी एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको एक चैलेंज के रूप में लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम गहराई से अध्ययन करेंगे, इसके हम तमाम पक्षों को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये लोग काफी हद तक अच्छा रिसर्च प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये शोध समस्या को एक चुनौती के रूप में लेकर आगे बढ़ते हैं, समस्या का समाधान हेतु। ये रिसर्च भी बहुत हद तक गुणवत्ता की कोटि में अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि इस तरह के शोध में लोग क्या करते हैं कि किसी न किसी समस्या को लेकर, है ना, और उसके तमाम पक्षों को जानकर उस समस्या के निदान की ओर आगे बढ़ने की दिशा में अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं समाज में जिनकी इंटेलेक्चुअल डिजायर होती है, ठीक है, वो चीजों को गहराई से जांचना समझना चाहते हैं, ठीक है। उनका उद्देश्य कोई डिग्री लेना या सम्मान से संबंधित नहीं होता, ठीक है। दे आर एंजॉइंग द इंटेलेक्चुअल जॉय, है ना, वो बेसिकली बौद्धिक आनंद हेतु शोध करते हैं। बहुत सारे जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा केवल अपनी लेबोरेटरी में बिता देते हैं, एक जुनून के साथ, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल जॉय के साथ आगे बढ़ते हैं। समाज सेवा हेतु कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी न किसी रूप में समाज की सेवा करने, समाज की कुछ समस्याओं को समझकर उनका निदान प्रस्तुत करने, समाज की किन्हीं समस्याओं के भिन्न भिन्न आयामों और उनके पीछे अंतर्निहित कारणों की खोज करने आदि की दिशा में काम करते हैं। वो समाज को कोई न कोई योगदान देना चाहते हैं, इसलिए रिसर्च करते हैं। शोध के लाभ क्या हैं? देखिए, आज मानव सभ्यता जहां पर भी खड़ी है वो निश्चित रूप से हमारी जो पिछली पीढ़ियां थी उन्होंने जो नॉलेज में कंट्रीब्यूशन दिया, उस नॉलेज की फाउंडेशन के ऊपर हमारी आने वाली पीढ़ियां काम करती गई और उसी का परिणाम है कि आज हम सभ्यता विकास के इस स्तर पर खड़े हैं। तो शोध से फायदा क्या है? मानव ज्ञान में अभिवृद्धि होती है, मानव ज्ञान उन्नत होता है ना, मानव ज्ञान जो है वो उत्तरोत्तर आगे बढ़ता है ना? मानव ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो शोध बहुत जरूरी है ह्यूमन नॉलेज के एडवांसमेंट के लिए, बहुत आवश्यक है। बिना शोध के हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक शोध जब समाज में आता है, कोई नवीन शोध समाज में आता है, तो वो उससे एक कदम आगे के लिए फिर इशारा भी करता है और उससे मानव समाज जो है वो एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ता है। अनुशासित सोच तथा तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी समाज, ठीक है, कोई भी समाज अग्रणी कब होगा? जब उस समाज के जो लोग हैं वो क्रिटिकल और साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते हों, ठीक है। और वो क्रिटिकल और साइंटिफिक टेम्परामेंट बिना रिसर्च के, है ना, बिना डिसिप्लिन्ड थिंकिंग के संभव ही नहीं है, ठीक है। तो रिसर्च हमें डिसिप्लिन थिंकिंग देता है, ठीक है।
रिसर्च हमें क्रिटिकल अप्रोच देता है। रिसर्च हमें साइंटिफिक डायरेक्शन देता है, ठीक है, हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ाता है, हमारे में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करता है। रिसर्च एक विषय का गहराई से अध्ययन करने का अवसर देता है। रिसर्च कोई भी विषय समृद्ध कब होता है? जब उसका शोध आगे बढ़ता है। जब किसी भी विषय का शोध आगे बढ़ता है तो उससे क्या फायदा मिलता है? विषय वस्तु और ज्यादा एनरिच होती है, सब्जेक्ट मैटर जो है उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होती है जब नवीन नवीन शोध उसके अंदर जुड़ते जाते हैं। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत तो हमारे जो विषय हैं उनके अंदर नवीन नवीन शाखाएं विकसित होती हैं और कई बार शोध इतना परिपक्व हो जाता है कि वो नवीन शाखाएं जो हैं वो एक सेपरेट डिसिप्लिन या सेपरेट सब्जेक्ट का रूप ले लेती है। शोध और आगे बढ़ता है तो फिर उससे भी कई ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। तो एक विषय का गहराई से अध्ययन करने का अवसर भी हमें शोध प्रदान करता है, इसलिए हमें शोध के दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ये हमें शोध से लाभ है। अगला, बौद्धिक निर्णय लेने में हमें सक्षम बनाता है, ठीक है। यदि हमारे पास रिसर्च का बैकअप है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं और उस क्षेत्र में जो शोध हो चुके हैं, यदि उसके ऊपर हमारा संज्ञान है तो आप मान के चलिए कि आपकी डिसीजन मेकिंग इंटेलेक्चुअल डिसीजन मेकिंग होगी, है ना। आप बौद्धिक निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ोगे। बिना शोध के यह संभव नहीं है। मूल्यांकन करने की क्षमता के विकास में मदद करता है, ठीक। आपकी जो इवैल्यूएशन की एबिलिटी है वो तभी डेवलप होगी जब आप या आपका समाज शोध की दिशा में आगे बढ़ेगा, ठीक। फिर देखो, आलोचनात्मक रूप से सीखने का सबसे अच्छा तरीका, ठीक है, बेस्ट वे टू लर्न क्रिटिकली, और इसी से क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। युक्ति संगत निर्णय लेने में मदद करता है। आप जैसे मान लो किसी भी क्षेत्र की प्लानिंग करना चाहते हैं, है ना, आप उस क्षेत्र की तमाम जो कमजोरियां और उसके जो सबल पक्ष हैं, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको भली भांति समझ लो, ठीक है, और उसके आधार पर उसको समझने के लिए आपने जो शोध किया, उस शोध के आधार पर यदि आप उस क्षेत्र के लिए नियोजन तैयार करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपके द्वारा नियोजन से संबंधित जो निर्णय होंगे वो ज्यादा रैशनल होंगे, वो ज्यादा युक्ति संगत होंगे, है ना? ये हमें लाभ है शोध से। अब हम जो हमारा अगला सेक्शन है उसमें हम शोध के अनेक प्रकारों की बात करेंगे, है ना। शोध बहुत सारे तरह के होते हैं। कुछ शोध ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नवीन खोज हमारे सामने लेके आते हैं, नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। बेसिक रिसर्च की कैटेगरी में हम उनको रखते हैं। कुछ शोध ऐसे होते हैं जो हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ठीक है, वो उसकी जांच पड़ताल करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की दिशा में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ शोध ऐसे होते हैं जो हमारी पहले से जो हमारे विचार हैं, हमारी संकल्पनाएं हैं, ठीक है, उनके नवीन प्रकार के संयोजन देते हैं, नवीन प्रकार के विचार हमारे सामने संश्लिष्ट करके प्रस्तुत करते हैं, है ना। अक्सर इस प्रकार के शोध जो हैं वो वर्णनात्मक प्रकृति के होते हैं। तो शोध अनेक प्रकार के होते हैं। हम यहां पर कुछ शोध के प्रकारों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और सबसे पहले हम फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च की बात करेंगे और हम देखेंगे कि बेसिक रिसर्च और जो अप्लाइड रिसर्च होती है, जो मौलिक शोध और व्यावहारिक शोध होता है, उनमें क्या अंतर होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया
कि जो मौलिक शोध होता है वो किसी हाइपोथेसिस को लेकर नहीं चलता। उसमें किसी भी प्रकार की हाइपोथेसिस जो है हमारे पास पहले से होती ही नहीं है, बल्कि वो मौलिक शोध जब कोई नई थ्योरी या कोई नया लॉ हमें देता है तो भविष्य में उसके आधार पर हाइपोथेसिस डिजाइन होती है ना। ये जो मौलिक शोध होता है ना, ये जो फंडामेंटल शोध होता है, ये है नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, है ना, ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान की धारा है ये। तो मौलिक शोध या फंडामेंटल रिसर्च क्या है, बेसिक रिसर्च क्या है? मौलिक शोध सिद्धांतों के निर्माण एवं सामान्यीकरण से संबंधित है। यहां हम नवीन सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। वी कम आउट विथ न्यू थियरीज। हम नवीन सिद्धांतों के साथ आते हैं इस प्रकार के शोध में। अतः ज्ञान प्राप्ति हेतु ज्ञान की दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम यहां पर नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास पहले से उस क्षेत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की परिकल्पनाएं नहीं है। हम यहां पर हाइपोथेसिस लेकर नहीं चलते, लेकिन जब ये नवीन सिद्धांत प्रतिपादित हो जाते हैं, जब नवीन नियम जो है वो सामने आते हैं, उसके आधार पे हम भविष्य में हाइपोथेसिस डिजाइन करते हैं, हम परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। अब देखिए अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका सरोकार है समस्या के समाधान की खोज से, ठीक है। वो व्यवहारिक पक्ष होता है। जैसे आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारे विषय होते हैं, है ना, उनका हमें अप्लाइड ओरिएंटेशन देखने को मिलता है। जैसे हम पढ़ते हैं अप्लाइड जियोमोर्फोलॉजी, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी, ये सब पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हर एक विषय में जो व्यवहार परक गुण होता है। बेसिकली हम क्या कहते हैं कि कोई भी विषय, उसकी प्रासंगिकता इस बात से है कि वो मानव कल्याण को कैसे सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे विषय का जो ज्ञान है हम उसका इस्तेमाल करते हैं मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए, ठीक है। तो हम हमारे विषय की जो लॉज हैं, थियरीज हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसको और बेहतर बनाने के लिए, मानव कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए। जैसे फिजिक्स है ना, हम जैसे मान लो पहाड़ पे सड़क बना रहे हैं, है ना, और सड़क का ढाल मोड़ पर किस तरफ होना चाहिए, भौतिकी के नियम जो है वो यहां पर काम आते हैं, ठीक है। हमें किसी नगर का नियोजन करना है, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो किस तरह का डेवलप करना है, ये तब तक हम तय नहीं कर पाएंगे जब तक हमें उस क्षेत्र के ढाल का अच्छा ज्ञान नहीं है। जियोमोर्फोलॉजी के अंदर, है ना, भूआकृतिक विज्ञान के अंदर हम ढाल का विश्लेषण सीखते हैं, है ना, ढाल विकास सीखते हैं। हम उस ज्ञान को क्या करते हैं, यहां पर ह्यूमन वेलफेयर के लिए अप्लाई करते हैं। उसी प्रकार ऐसे शोध जो मानव समस्याओं के, मानव समाज की समस्याओं, मानव समस्याओं की बजाय ज्यादा सुंदर शब्द है, मानव समाज की समस्याओं के निदान से अपना सरोकार रखते हैं, ठीक है, वो जो शोध हैं वो अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर आपकी अंतर्दृष्टि जो है वो अब काफी अच्छी बनी होगी। अब हम बात करते हैं वर्णनात्मक बनाम विश्लेषणात्मक, है ना। एक डेस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, एक एनालिटिकल रिसर्च होती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक केस स्टडी का एग्जांपल दिया था, जिसमें मैंने कहा कि आप यदि किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और आप यदि होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है वो आपके केस को पूरा का पूरा ड्रॉ करता है ना, ठीक है। आप किस करवट सोते हैं, आपको मीठा पसंद है, आपको नमकीन पसंद है,
ठीक है, आपको सर्दी ज्यादा लगती है, आपको गर्मी ज्यादा लगती है, अनेकों अनेक पक्ष आपके व्यक्तित्व के, है ना, आपके भूतकाल के वो जानने की कोशिश करता है। इस प्रकार का शोध जो है वो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत आता है। तो वर्णनात्मक शोध में क्या होता है, इसका संबंध क्या है, तथ्य आधारित छानबीन से है। यही तो काम कर रहा है होम्योपैथी का डॉक्टर, है ना, वो क्या कर रहा है, तथ्य आधारित छानबीन की कोशिश कर रहा है, और उसी से वो ये आइडिया लगाता है कि आप जिस रोग से ग्रसित हैं उसका मूल कारण क्या है। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, आपके बारे में फैक्ट्स कलेक्ट कर रहा है, आपके बारे में तथ्य एकत्र कर रहा है, और उसके आधार, उन तथ्यों के आधार पे वो ये छानबीन करने की कोशिश करता है कि आपके शरीर में ये व्याधि क्यों पैदा हुई, आपके शरीर में ये पर्टिकुलर डिजीज जो है, ठीक है, वो किन कारणों से पैदा हुई। ठीक है, इसीलिए होम्योपैथी को कहते हैं क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, है ना। तो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च कंसर्न विद फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज। अब आता है विश्लेषणात्मक शोध, है ना, एनालिटिकल रिसर्च। इसमें क्या होता है कि जो तथ्य मौजूद हैं, है ना, जो तथ्य मौजूद हैं उनका प्रयोग करके सूचना का विश्लेषण और तार्किक मूल्यांकन किया जाता है। दैट मीन्स फैक्ट्स आर ऑलरेडी देयर, ठीक है, और वो जो फैक्ट्स जब हम उनको मीनिंगफुली अरेंज कर लेते हैं तो वो सूचना बन जाते हैं। ठीक है, तो उपलब्ध तथ्यों का प्रयोग करके सूचना का विश्लेषण और तार्किक मूल्यांकन यहां पर किया जाता है, उसको हम कहते हैं विश्लेषणात्मक शोध, एनालिटिकल रिसर्च। तो यहां पर आप एक बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया होगा डेस्क्रिप्टिव रिसर्च और एनालिटिकल रिसर्च के बीच। अब देखो, अगली हम जो रिसर्च की बात करते हैं वो है मात्रात्मक बनाम गुणात्मक शोध। आपको नाम से ही पता लगता है क्वांटिटेटिव, ठीक है, वेयर क्वांटिटी इज इंपॉर्टेंट। और क्वांटिटी क्या है, विच इज मेजरेबल, जिसको मापा जा सके, है ना। हम मात्रा किसे कहेंगे, जिसका मापन संभव हो, उसे मात्रा कहेंगे। ठीक है, तो मात्रात्मक संबंध जो है वो केवल और केवल इसी प्रकार के जो एरियाज हैं जहां पर मापन संभव है, उसी क्षेत्र में संभव है। मात्रात्मक शोध या क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है उसमें मापन एवं अभिव्यक्ति मात्रा के रूप में होने से यह सटीक मापन, तुलना और बदलाव को व्यक्त करता है। ठीक है, तो इसमें इस क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हम जिन भी वेरिएबल्स पे काम करते हैं, ठीक है, हम जो भी फैक्ट्स जिनकी बात करते हैं, हम जिन भी फेनोमेना को डिस्कस करते हैं, उन सब में क्या होता है, सटीक मापन का गुण होता है। ठीक है, यहां मेजरमेंट संभव है। ठीक है, तो जब मेजरमेंट संभव है तो उसके आधार पे जब हम शोध को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो परिणाम आते हैं उनको भी मेजर किया जा सकता है, उनको भी मापा जा सकता है, उनकी तुलना की जा सकती है दूसरों के साथ। ठीक है, और हम उसमें समय के साथ या स्थान दर स्थान क्या बदलाव आ रहे हैं, हम उसको भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम चेंज को भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, है ना, अभिव्यक्त भी मात्रा के रूप में किया जाता है ना, और इसका मापन भी मात्रा के रूप में होता है। मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड हेल्प अस इन प्रिसाइज मेजरमेंट, सटीक मापन में हमारी मदद करता है, कंपैरिजन तुलना में हमारी मदद करता है, एंड शो चेंजेस, है ना, जो भी बदलाव आते हैं उनको हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो भी गुणात्मक शोध होता है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, ये बेसिकली गुण प्रधान होती है ना, और गुण प्रधान जो शोध होता है उसके अंदर मापन संभव
नहीं हो, सटीक मापन संभव नहीं होता। ठीक है, यहां पर जैसे मान लीजिए यहां कोटि हो सकती है ना, जैसे आपने कहा कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, सामान्य है, बुरा है, बहुत बुरा है। ये बेसिकली हमारा जो तरीका है, ये हम क्या कर रहे हैं, ये गुणात्मक आधार ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप यदि ये कहो कि सीमा राधा से 3 सेंटीमीटर ज्यादा लंबी है, वी आर क्लियरली इंडिकेटिंग अ मेजरमेंट। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक माप को क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, और इसी को यदि हम कहें कि भाई सीता गीता से काफी लंबी है, तो ये बेसिकली जो हमारा कहना है, ये गुण प्रधान है। समझ में आ गई बात? मात्रात्मक शोध और गुणात्मक शोध में आपको फर्क समझ में आया होगा। अब देखिए, ये भी बहुत सुंदर क्षेत्र है जिसकी बात अब हम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कंसेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल रिसर्च की। ठीक है, तो संकल्पनात्मक शोध आपको बहुत देखने को मिलेगा फिलॉसफी के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में। ठीक है, और एम्पिरिकल जो रिसर्च होती है, जो अनुभवजन्य शोध होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा आगमनात्मक और निगमनात्मक उपागम, है ना, इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है, अब उसके अंदर ये दोनों ही, इंडक्टिव अप्रोच भी और डिडक्टिव अप्रोच भी, दोनों ही उपागम जो है वो अनुभवजन्य अनुसंधान से संबंधित है, दोनों उपागम। ठीक है, यह जरूर है कि एक में हम क्या करते हैं, जो इंडक्टिव अप्रोच है, आगमनात्मक उपागम है, उसमें हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली किधर जाते हैं, पर्टिकुलर टू जनरल, है ना। हम क्या करते हैं, विशिष्ट परिस्थितियों में सपोज हमने मापन किया और उसके आधार पर जनरलाइजेशन किया, है ना। हम इसमें क्या करते हैं, सामान्यीकरण की ओर आगे बढ़ते हैं। हम इसमें नए लॉज, नई थियरीज को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। जो निगमनात्मक उपागम है, डिडक्टिव अप्रोच है, ये भी अनुभवजन्य है, एम्पिरिकल है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग थियरी है सपोज, है ना, हम क्या करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो हम जनरल टू पर्टिकुलर चलते हैं, है ना, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं कंसेप्चुअल रिसर्च की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एम्पिरिकल रिसर्च की। जो कंसेप्चुअल रिसर्च है ना, जो अनुभवजन्य जो संकल्पनात्मक शोध है, ठीक है, ये किसी अमूर्त विचार, है ना, अमूर्त विचार। ठीक है, जैसे मान लो कि आत्मा के प्रति आपका विचार है ना, ईश्वर के प्रति आपका विचार है, अमूर्त विचार या सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, अमूर्त विचार या सिद्धांत से संबंधित है। इसका उपयोग आमतौर पे हम देखते हैं दार्शनिकों और विचारकों के द्वारा नई अवधारणाएं विकसित करने या मौजूदा अवधारणाओं की पुनर्व्याख्या करने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली इसका उपयोग कौन करते हैं, बेसिकली इसका उपयोग करते हैं फिलोसोफर्स और थिंकर्स। ठीक है, और इसका संबंध क्या होता है, किससे होता है, अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट से होता है इसका संबंध। ठीक है, और उस एब्स्ट्रैक्ट का आपके पास कोई सटीक मापन नहीं है। ठीक है, रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थियरी, है ना, ये अमूर्त विचार या सिद्धांत से संबंधित है। इट इज जनरली यूज्ड बाय फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट्स, है ना, नए विचार देते हैं वो, एंड रीइंटरप्रेट एग्जिस्टिंग वंस, और क्या करते हैं, जो पहले से हैं उनकी पुनर्व्याख्या करते हैं। यह है कंसेप्चुअल रिसर्च। ठीक है, अब जब हम इंपिरिकल रिसर्च की बात कर रहे हैं, वो ठीक इसके विपरीत है ना। इंपिरिकल रिसर्च में हम क्या करते हैं, अनुभवजन्य शोध में क्या करते हैं हम बेसिकली क्या करते हैं, अनुभव, अवलोकन और साक्ष्य पर निर्भर शोध की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
जो हमारी इंद्रियों ने महसूस किया, ठीक है, हमने देखा या सुना, है ना, ठीक है, जो हमारी इंद्रियों ने महसूस किया, अनुभव, अवलोकन। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कि एक ज्योग्राफी की ओपन लेबोरेटरी है ना, उसके अंदर रेन गेज लगा हुआ, वर्षा मापी लगी हुई है। आप उसके अंदर क्या कर रहे हो, जहां वर्षा हुई तो आपने उस रेन गेज की मदद से वर्षा की मात्रा को क्या कर लिया, माप लिया। अवलोकन है वो आपका, ठीक है, दिस इज ऑब्जर्वेशन, है ना। और आप अपने इंद्रियों के आधार पर जो अनुभव कर रहे हो, दिस इज योर एक्सपीरियंस, ठीक है। और तीसरी जो चीज आती है दैट इज साक्ष्य, दैट मीन्स एविडेंस, ठीक है। उस पर निर्भर शोध है, यह आंकड़ा आधारित अनुसंधान है। क्योंकि आप यदि इंद्रियों से अनुभूत करते हो, ठीक है, तो उसका भी मेजरमेंट है, ठीक है। आप यदि एक्सपेरिमेंट करते हो या आप यदि किसी फेनोमेना को मेजर करते हो, जैसे मैंने आपको रेन गेज का एग्जांपल दिया, वो भी आंकड़ा आधारित है, ठीक है। आप कोई साक्ष्य लेते हो, वो भी आंकड़ों के रूप में है। तो ये आंकड़ा आधारित शोध है, डेटा बेस्ड रिसर्च है, जिसके निष्कर्षों को अवलोकन या प्रयोग द्वारा सत्यापित किया जा सकता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको वेरीफाई कर सकते हो। अब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कंसेप्चुअल रिसर्च और एम्पिरिकल रिसर्च में क्या फर्क होता है। कुछ और प्रकार हैं शोध के, है ना, उनकी भी हम थोड़ी थोड़ी यहां पर चर्चा करते हैं। जैसे एक शोध है जिसको हम कहते हैं वन टाइम रिसर्च, ठीक है। आपने वन शॉट में, एक ही बार में सपोज ऑब्जर्वेशंस लिए, ठीक है, ये वन शॉट रिसर्च है ना, या वन टाइम रिसर्च है। ये जो रिसर्च होती है वन टाइम रिसर्च और लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च, इसमें जो टाइम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्रॉम द टाइम पॉइंट ऑफ व्यू। अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट में मान लीजिए कि कोई एक नया सीरियल आया, ठीक है, टीवी सीरियल आया, है ना, और उस सीरियल के कुछ एपिसोड आ जाने के बाद आप क्या करते हैं, उसके दर्शकों से एक के ऊपर एक कॉमन रिसर्च करते हैं, एक ही बार करते हैं। ये वन टाइम रिसर्च है। लेकिन जब आप बात करते हैं लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च की, ठीक है, तो उसके अंदर जो दीर्घकालिक शोध होता है, उसके अंदर आप क्या करते हैं, उसी सेटिंग में बार बार अध्ययन करते हैं। लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च जो होती है, दीर्घकालिक जो शोध होता है, उसके अंदर केवल एक ही बार में शोध कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। आप क्या करते हैं, उसी सेटिंग को बार बार ऑब्जर्व करते हैं, आप उसी फेनोमेना को बार बार ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। उस प्रकार के जो शोध होते हैं वो निश्चित रूप से दीर्घकालिक होने हैं, क्योंकि उनमें एक टाइम इंटरवल के बाद रिविजिट होती है, फिर एक टाइम इंटरवल के बाद रिविजिट होती है ना। तो इस तरह के जो शोध होते हैं वो लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च की कैटेगरी में आते हैं, दीर्घकालिक रिसर्च की कैटेगरी में आते हैं। तो टाइम यहां पर एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, है ना, एक ही बार में और बार बार, ठीक है, आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स, है ना, कुछ अंतराल के बाद बार बार, ठीक है। तो एक ही बार, दैट इज वन टाइम रिसर्च, है ना, एकल समय शोध है वो, ठीक है। और आप यदि निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार यदि आप उस शोध को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स दीर्घकालिक। क्षेत्र अध्ययन शोध ज्योग्राफी में हम बहुत करते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में हम क्षेत्र अध्ययन शोध जो है उस पर काफी जोर देते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग खूब करते हैं क्षेत्र अध्ययन शोध, सोशियोलॉजिस्ट खूब करते हैं क्षेत्र अध्ययन शोध, है ना। उसमें क्या होता है कि आप जो है वो ओपन लेबोरेटरी जो है ना, जो क्षेत्र है ना, ओपन लेबोरेटरी है
है ना, उसमें शोध कर रहे हैं आप, ठीक है। वो कोई नेचुरल सेटिंग हो सकती है, वो कोई सोसाइटल सेटिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये होती है क्षेत्र अध्ययन शोध, फील्ड सेटिंग रिसर्च। फिर है इसमें लेबोरेटरी रिसर्च, प्रयोगशाला शोध। ये निश्चित नियंत्रणकारी दशाओं के अंदर किया जाता है, ठीक है। और वो नियंत्रणकारी दशाएं फील्ड में संभव नहीं है, लेबोरेटरी में संभव है ना। तो इस प्रकार के जो शोध होते हैं वो प्रयोगशाला के भीतर किए जाते हैं। इस प्रकार के जो क्षेत्र अध्ययन शोध हैं ये क्षेत्र में किए जाते हैं, और प्रयोगशाला आधारित शोध जो है वो प्रयोगशाला में किए जाते हैं, जहां हमें बहुत सारे कारकों को नियंत्रित करके शोध को आगे बढ़ाना होता है। फिर है इसमें सिमुलेशन, है ना, रिसर्च, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम कुछ आर्टिफिशियल कंडीशंस डेवलप करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कैसे वो आगे बढ़ता है। आपने हैगरस्ट्रैंड का मॉडल पढ़ा होगा। हैगरस्ट्रैंड जो हैं वो स्वीडिश थे, है ना, और इनोवेशन डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के ऊपर उनका शोध है ना। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सिमुलेशन रिसर्च। वो सिमुलेशन रिसर्च का अच्छा एग्जाम्पल है ना, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, ठीक है। अब देखो ये जितने भी शोध हैं, ठीक है, यह उस वातावरण पर निर्भर करते हैं जिसमें इन्हें किया जाता है, ठीक है। फील्ड सेटिंग में रिसर्च एक डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होता है। लैबोरेटरी रिसर्च एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होता है। सिमुलेशन रिसर्च एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होता है। तो हम इसको तय किस आधार पे करते हैं, किस वातावरण में ये शोध संपादित किए जा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट इन विच इट इज टू बी कैरिड आउट, है ना। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के वातावरण में यह शोध संपादित किए जा रहे हैं। इसी को हम और आगे बढ़ाते हैं, देखिए। और अब हम बात करते हैं, एक शोध होते हैं जिनको हम कहते हैं नैदानिक या क्लिनिकल, है ना, और डायग्नोस्टिक रिसर्च। हमने थोड़ी देर पहले डायग्नोस्टिक रिसर्च की बात भी की थी इसी लेक्चर में। मूल कार्य कारण संबंधों तक पहुंचने के लिए केस स्टडी विधियों या गहन उपागमों का अनुसरण किया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक रोगी जो है वो जा रहा है सपोज किसी डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर के पास में, उसके रोग को जानने के लिए क्या किया जाता है, होम्योपैथी डॉक्टर क्या करता है, उसको एक केस स्टडी के रूप में लेता है, ठीक है। और वो क्या करता है, कार्य कारण संबंधों का अनुसंधान करने की कोशिश करता है कि इसके शरीर में ये रोग आया तो इसके पीछे इस व्यक्ति से संबंधित क्या व्यक्तिगत कारण रहे होंगे। तो मूल कार्य कारण संबंधों तक पहुंचने के लिए केस स्टडी विधियों या गहन उपागमों का इसमें उपयोग किया जाता है, और यह कहलाती है नैदानिक या निदानात्मक शोध, क्लिनिकल या डायग्नोस्टिक रिसर्च, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, अन्वेषणात्मक और औपचारिक शोध, एक्सप्लोरेटरी एंड फॉर्मलाइज्ड रिसर्च, है ना, इसकी बात करते हैं। अन्वेषण शब्द तो जानते हो ना, है ना। एक्सप्लोरेशन क्या होता है, अन्वेषण, ठीक है। अन्वेषणात्मक शोध का उद्देश्य क्या होता है, परिकल्पनाओं का विकास करना, जांच नहीं, परिकल्पनाओं का विकास करना होता है, ठीक है, परीक्षण करना नहीं होता, ठीक है। वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च होती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है इट इज ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू बेसिक रिसर्च, है ना। ये मौलिक शोध के बहुत नजदीक है ना, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है। जबकि जो हमारा जो फॉर्मलाइज्ड रिसर्च होती है, औपचारिक शोध होता है, विशिष्ट परिकल्पनाओं का उसमें परीक्षण किया जाता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है। ये बेसिक डिफरेंस है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और फॉर्मुलेटिव रिसर्च या फॉर्मलाइज्ड रिसर्च में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च की, है ना। नाम से देखो आप, हिस्टोरिकल रिसर्च,
तो कहीं ना कहीं हम अतीत में झांकने की कोशिश करेंगे, भूत में झांकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अतीत की घटनाओं या विचारों का अध्ययन, है ना। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम क्या करते हैं, जो टाइम फ्रेम लेते हैं वो बीता हुआ काल है, वो बीता हुआ काल है। तो उस समय की जो घटनाएं हुई, उस समय के जो विचार थे, हम उनका अध्ययन करते हैं। और हमारे पास आधार क्या होता है, हमारे पास आधार होता है उस समय के आर्काइव्स, है ना, जो दस्तावेज हैं। ठीक है, जो अवशेष, यदि हमें मान लो जैसे 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 हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की यदि अध्ययन करना चाहें, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि खुदाई में हमें क्या क्या मिला। ठीक है, तो क्या अवशेष हमारे हाथ लगे, है ना, दस्तावेज हो सकते हैं, अवशेष हो सकते हैं, इनके ऊपर ये आधारित होता है। ठीक है, तो इसमें ऐतिहासिक स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी प्राचीन समय के व्यक्तियों और समूहों के दर्शन को शामिल किया जाता है। ठीक है, यूटिलाइजेस हिस्टोरिकल सोर्सेज लाइक डॉक्यूमेंट्स, है ना, रिमेन्स टू स्टडी इवेंट्स और आइडियाज ऑफ द पास्ट, इंक्लूडिंग द फिलॉसफी ऑफ पर्संस एंड ग्रुप्स एट एनी रिमोट पॉइंट ऑफ टाइम। बीते हुए समय में, है ना, बीते हुए समय से संबंधित होता है। इतिहासविद यही काम करते हैं, है ना। चलिए अब देखिए, हम लोग आगे बात करें तो एक जो रिसर्च होती है वो होती है कंक्लूजन ओरिएंटेड। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे निष्कर्षोन्मुख और निर्णयोन्मुख शोध की, है ना। कंक्लूजन ओरिएंटेड और डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च की बात करेंगे। ठीक है, नाम से पता लग रहा है ना, वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, है ना। और दूसरा, वी वांट टू रीच अप टू अ सर्टेन डिसीजंस। तो जो हमारा निष्कर्ष की ओर उन्मुख शोध है, उसमें शोधकर्ता किसी समस्या को चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, कोई भी शोध समस्या उसने चुनी और आगे बढ़ने के साथ साथ जांच को फिर से डिजाइन करने और अपनी इच्छानुसार अवधारणा बनाने के लिए भी वो स्वतंत्र है। ठीक है, निर्णयोन्मुख शोध में हमेशा निर्णयकर्ता की आवश्यकता पूर्ति के लिए काम होता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा बेटा। यहां पर जो निष्कर्ष की ओर उन्मुख शोध होता है ना, उसमें शोधकर्ता के पास अपार स्वतंत्रता होती है। रिसर्चर इज फ्री टू एग्जामिन द रियल वर्ल्ड सिचुएशन, है ना। ठीक है, रिसर्चर जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। रिसर्चर अपने हिसाब से ही रिसर्च प्रॉब्लम को चुनता है। ठीक है, और वो जब आगे बढ़ने के साथ साथ जांच को फिर से डिजाइन कर सकता है। सपोज यदि वो, जैसे सपोज ही गोज फॉर द पायलट सर्वे, और पायलट सर्वे में उसको कुछ नवीन चीजें हाथ लगती है ना, कोई न्यू इंसाइट्स उसको डेवलप होती हैं, वो क्या करता है फिर अपनी शोध समस्या में उनको भी शामिल कर सकता है, रीडिजाइन कर सकता है। ठीक है, अपनी इच्छानुसार अवधारणा बनाने के लिए स्वतंत्र होता है और वो अपने शोध के निष्कर्षों को अपने हिसाब से प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होता है। ठीक है, लेकिन जो डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च है, उसमें शोधकर्ता की स्वतंत्रता की कोटि पर आघात है। ठीक है, सपोज आप इन हाउस रिसर्चर हैं, आप किसी कंपनी के रिसर्च नुमाइंदे हैं, आप किसी कंपनी से संबंधित शोधकर्ता हैं, फ्रीलांसर नहीं है आप। ठीक है, किसी कंपनी ने आपको हायर कर रखा है, आप केवल और केवल उसी कंपनी के लिए काम करते हैं। ठीक है, अब कंपनी आपसे कोई एक पर्टिकुलर रिसर्च जो है वो करवाना चाहती है। ठीक है, तो निर्णयोन्मुख शोध जो होते हैं उसमें निर्णयकर्ता की आवश्यकता, निर्णयकर्ता कौन है, वो कंपनी, ठीक है, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, उस कंपनी के हायर ऑर्डर जो
एम्प्लॉयज हैं, है ना, जो ऊंचे दर्जे के एम्प्लॉयज हैं, वो तय करते हैं। ठीक है, तो निर्णयकर्ता की आवश्यकता, उनकी आवश्यकता पूर्ति के हिसाब से आप आगे बढ़ते हो। तो यू आर नॉट फ्री टू चूज योर रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, यू आर नॉट फ्री टू रीडिजाइन योर रिसर्च प्रॉब्लम। आप उसके लिए स्वतंत्र नहीं हैं। आपको सिर्फ जो दे दिया गया, बस आप केवल उसी के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च में और डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च में। मैं समझता हूं कि शायद आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम शोध के कुछ उपागमों की बात करते हैं, और हम यहां बेसिकली 2 उपागम लेकर चलेंगे और उनको फिर हम डिटेल में बात करेंगे। एक उपागम है उसमें क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक उपागम, और एक है क्वालिटेटिव अर्थात गुणात्मक उपागम, है ना। हम इन दोनों को लेकर चलेंगे और इन दोनों के जो सबसेट्स हैं, इनके उप प्रकार हैं, उन पर भी हम लोग हमारी दृष्टि डालेंगे। ठीक है, तो इन 2 को हम लोग विशेष तौर पे यहां अध्ययन करने वाले हैं इस सेक्शन में। पहला, जब हमने बात करी क्वांटिटेटिव अप्रोच या मात्रात्मक उपागम, तो इसका मतलब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने पिछली स्लाइड्स में भी देखा होगा कि जहां मात्रात्मक उपागम की बात आ गई, वहां मेजरमेंट की बात आएगी। ठीक है, इसमें वही चीजें कंसीडर होगी जो मापन योग्य हैं, जो मेजरेबल हैं। ठीक है, इसमें मात्रात्मक आंकड़ों का सृजन शामिल है। मात्रात्मक आंकड़ों से क्या तात्पर्य हुआ? डेटा, ठीक है, जो निश्चित परिमाण वाले हैं, है ना, जो सर्टेन क्वांटिटी शो करते हैं। सर्टेन क्वांटिटी शो करने का मतलब हुआ वो मेजरेबल है, मापन योग्य है। ऐसे डेटा का सृजन करते हैं हम लोग यहां पे। ठीक है, इन आंकड़ों को हम सामान्यतया क्या करते हैं? गहन मात्रात्मक विश्लेषण के साथ संवर्धित कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि रिगरस क्वांटिटेटिव एक्सरसाइज करके, और हम ये जो डेटा है, हम क्या करते हैं? इनको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, हम इनको प्रोसेस करते हैं। तो ये जो रिगरस क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है, दैट इज ओनली पॉसिबल ऑन क्वांटिटेटिव डेटा। ये केवल मात्रात्मक आंकड़ों पर ही संभव है। इस उपागम को अनुसंधान के लिए अनुमानात्मक, प्रयोगात्मक और अनुकरण उपागमों में आगे उप विभागों में बांटा गया है। तो इसके 3 सबसेट है ना, जो हमारी जो क्वांटिटेटिव अप्रोच है, मात्रात्मक उपागम है। ठीक है, हम इसके 3 उप प्रकार देखते हैं। उसमें से हमारा पहला है, वो है अनुमानात्मक, इन्फेरेंशियल रिसर्च, है ना। हम क्या करते हैं? इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दूसरा है एक्सपेरिमेंटल, प्रयोगात्मक, है ना, और तीसरा है अनुकरण अर्थात साइमुलेशन अप्रोच। ये तीनों जो है वो मात्रात्मक उपागम के अंतर्गत आते हैं। हम एक एक करके इनको सीखने की कोशिश करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फेरेंशियल अप्रोच की, हम बात करते हैं अनुमानात्मक उपागम की। क्लियर? और यहां हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य आंकड़ों से जनसंख्या की विशेषताओं या संबंधों का अनुमान लगाना है। यहां पर आपको इस शब्द को समझना चाहिए, है ना। जनसंख्या का तात्पर्य क्या है? यहां जनसंख्या का तात्पर्य सामान्य पॉपुलेशन जो है उस लिटरल सेंस में नहीं है। यहां जनसंख्या का तात्पर्य होल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप एक खेत है ना, और उसमें गेहूं पैदा हुआ, तो वो जितना भी गेहूं पैदा हुआ, आप उसकी क्वालिटी को जांचना चाहते हैं, तो वो पूरा का पूरा गेहूं जो उस खेत में पैदा हुआ है, वो यहां पर जनसंख्या है ना। और आप उसमें से थोड़ा सा गेहूं निकालकर और गेहूं की क्वालिटी को देखते हो, वो सैंपल है। क्लियर?
तो यहां पॉपुलेशन का लिटरल मीनिंग मत ले लेना आप, ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। तो इसका उद्देश्य आंकड़ों से जनसंख्या की विशेषताओं, है ना, ठीक है, या संबंधों का अनुमान लगाना है। अब आप क्या कर रहे हो, वो जो सैंपल ले रहे हो, है ना, जैसे मान लो गेहूं की बोरियां हैं, 100 बोरियां हैं, ठीक है, एक ही खेत की हैं। आपने क्या किया, किन्हीं भी 5 बोरियों से सैंपल निकाल के ले आए और देखा कि भाई गेहूं किस क्वालिटी के हैं, और उस सैंपल के आधार पे आपने पूरे उस खेत के गेहूं के बारे में एक जनरल ओपिनियन बना ली। आई बात समझ में? तो आपने सैंपल के आधार पर, नमूने के आधार पर पूरी जनसंख्या के बारे में अपनी ओपिनियन बताई, ठीक है। तो आपने पूरी जनसंख्या की विशेषताओं या संबंधों का अनुमान लगाया। इस प्रकार का जो उपागम होता है वो होता है इन्फेरेंशियल। आप इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हो, आप इन्फेरेंसेस ड्रॉ कर रहे हो, है ना। दैट इज वाई इसका नाम पड़ा है इन्फेरेंशियल रिसर्च। आप इन्फेरेंसेस ड्रॉ करते हो यहां पे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। सैंपल के आधार पे, नमूने के आधार पे आप पूरी जनसंख्या के बारे में आप अपना ओपिनियन बनाते हो, आप उसकी विशेषताओं के बारे में बताते हो। जैसे आप ये कहते हो ना, जैसे मान लो आपको सपोज लगातार फीवर हो रहा है, ठीक है, आप कहते हो यार ब्लड सैंपल देके आ जाओ, ठीक है। आपके ब्लड सैंपल से उसने आपकी बॉडी में जितना भी खून है उसके बारे में अनुमान लगाया कि इसमें क्या रोग हो सकता है। क्लियर? लिया उसने केवल सैंपल, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, इसका उद्देश्य आंकड़ों से जनसंख्या की विशेषताओं या संबंधों का अनुमान लगाना है। सामान्यतया यह सर्वेक्षण अनुसंधान होता है। सपोज यू आर टेकिंग अ सैंपल एंड देन गोइंग फॉर सैंपल सर्वे, है ना। आप एक नमूना ले रहे हो, सैंपल ले रहे हो, और फिर उस सैंपल का सर्वेक्षण कर रहे हो। जैसे आपने निडल घुसाई और ब्लड का सैंपल लिया, और फिर आपने क्या किया, लेबोरेटरी टेस्टिंग की उसकी, ठीक है। तो ये सर्वेक्षण अनुसंधान होता है जहां जनसंख्या के नमूने अर्थात सैंपल, है ना, का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, और उस अध्ययन के आधार पे पूरी जनसंख्या की विशेषताएं बताते हो आप, पूरी जनसंख्या की विशेषताएं। ये जो अप्रोच है रिसर्च की, है ना, ये इन्फेरेंशियल अप्रोच है। हम अक्सर इसका फॉलो करते हैं मात्रात्मक शोध में, हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में अक्सर हम इस उपागम को लेकर आगे बढ़ते हैं। द पर्पस इज टू इन्फर कैरेक्टरिस्टिक्स और रिलेशनशिप ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। और कहां से करते हैं? फ्रॉम द सैंपल सर्वे, है ना, सैंपल सर्वे के आधार पे, ठीक है। तो ये सर्वे बेस्ड रिसर्च की कैटेगरी में आती है। चलिए हम अब इससे आगे दूसरे उपागम की बात करते हैं। मात्रात्मक उपागम है ये भी, और वो है प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल। आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा कि भाई जैसे चूहों को पहले 1 mg कोई ड्रग दी, है ना, 1 mg पोटेंसी की, उसका इंपैक्ट देखा। दूसरे समूह को 2 mg की दी, तीसरे समूह को 3 mg की दी, चौथे समूह को 4 mg की दी, पांचवें समूह को 5 mg की दी, या एक ही समूह को अलग अलग समय में अलग अलग पोटेंसी दी और फिर उसका रिएक्शन देखा। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, लेबोरेटरी जो सेटिंग है उसमें किया जाता है। अब देखो, अनुसंधान वातावरण पर बहुत अधिक नियंत्रण, इसको पकड़िए आप, ये इसकी विशेषता है ना। कंट्रोल्ड सेटिंग होती है, और कंट्रोल्ड सेटिंग लेबोरेटरी सेटिंग होती है, ठीक है। और इस तरह के अनुसंधान में कुछ स्वतंत्र चरों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, है ना, उनमें क्या करते हैं हम, मैनिपुलेशन करते हैं, चेंज करते हैं, उनको बदलते हैं। एंड देन वी सी द इंपैक्ट ऑफ मैनिपुलेशन और इंपैक्ट ऑफ चेंज ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। हम क्या करते हैं फिर, जो परतंत्र चर है उसके ऊपर प्रभाव को जांचते हैं, है ना। तो
इस तरह के अनुसंधान में कुछ स्वतंत्र चरों को परिवर्तित कर उनका प्रभाव अन्य स्वतंत्र चरों पर देखा जाता है। तो वी आर changing or we are manipulating the independent variables and then we are examining the impact of those changes on dependent variables. मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि चूहों को अलग अलग पोटेंसी की दवा दी, ठीक है, और फिर बाद में क्या किया, अलग अलग पोटेंसी मतलब आपने क्या किया, जो दवा का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उस दवा का जो इंपैक्ट है चूहों के ऊपर वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में चेंजेस किए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, और डिपेंडेंट वेरिएबल में उसके कारण क्या चेंजेस आए उसको आपने मेजर करने की कोशिश की। जनरली दिस इज लैबोरेटरी रिसर्च, है ना, ये जनरली इस अप्रोच को हम लैबोरेटरी रिसर्च में फॉलो करते हैं, इस उपागम को, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें इस उपागम में क्या देखने को मिलता है, मोर कंट्रोल्ड कंडीशंस, है ना, नियंत्रण दशाएं जो है वो इसकी खास बात है, ठीक है। और लेबोरेटरी सेटिंग में दिस इज पॉसिबल, वी कैन डू दिस। अब देखिए क्वांटिटेटिव अप्रोच में ही जो तीसरा प्रकार है, उपभाग है, उसकी बात करते हैं, एंड दैट इज साइमुलेशन अप्रोच, अनुकरण उपागम। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक स्वीडिश ज्योग्राफर का उदाहरण दिया था, हैगरस्ट्रेंड का, और मैंने आपको बताया था कि उन्होंने साइमुलेशन मॉडलिंग के आधार पर डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की बात की थी, है ना, किस प्रकार नवाचार संचरित होता है ना, इसकी बात की थी। इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ साइमुलेशन अप्रोच। ये देखो, इसमें एक कृत्रिम वातावरण का निर्माण किया जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियल सेटिंग इसके अंदर जनरेट की जाती है। जनरली ये जो साइमुलेशन अप्रोच है ये बहुत हद तक कंप्यूटर बेस्ड मॉडलिंग पर आधारित होती है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जो है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, जिसके भीतर प्रासंगिक जानकारियां और आंकड़े उत्पन्न किए जा सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और डेटा जो है उनको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यह नियंत्रण स्थितियों के तहत एक प्रणाली है ना, और उस प्रणाली के गतिशील व्यवहार का अवलोकन करने की सहूलियत हमें साइमुलेशन मॉडलिंग देती है। अनुकरण उपागम भविष्य की स्थितियों को समझने के लिए, मॉडल बनाने के लिए हमारे काम आता है, क्योंकि हम इसको देखकर, है ना, और हम ये अनुमान लगाते हैं कि रियल वर्ल्ड सिचुएशन में कैसे हो सकता है, क्या होगा, ठीक है। Simulation approach involves the construction of an artificial environment within which the relevant information and data can be generated. ये इसका पहला भाग है। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि हम रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और डेटा जो है उसको जनरेट कर सकें। क्लियर? उसके आधार पे फिर हम इस बात का अनुमान लगाते हैं कि रियल वर्ल्ड कंडीशंस में हम किस प्रकार के मॉडल्स जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। दिस परमिट्स एन ऑब्जर्वेशन ऑफ द डायनामिक बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम, है ना। एक सिस्टम जो है उसकी गतिशीलता को हम क्या करते हैं, यहां पर ऑब्जर्व करते हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। वो पहले ही हमने बोल दिया ना, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, तो दैट विल बी डेफिनेटली अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, ठीक है। साइमुलेशन अप्रोच कैन ऑल्सो बी यूजफुल इन बिल्डिंग मॉडल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर कंडीशंस। चलिए अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव अप्रोच की, है ना। गुण प्रधान है भाई, गुणात्मक यदि अप्रोच होगी तो गुण प्रधान तो होनी, ठीक है। यह दृष्टिकोण राय और व्यवहार के व्यक्तिपरक या वस्तुपरक मूल्यांकन से संबंधित है। अब
यदि क्वालिटेटिव अप्रोच है, यदि गुणात्मक उपागम है, तो मुझे बताओ सब्जेक्टिविटी होगी या नहीं होगी? होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आप दो तरह के टेस्ट देते हो। एक टेस्ट देते हो आप ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, और एक टेस्ट देते हो आप सब्जेक्टिव टाइप। आपने ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट दिया 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। जो क्वेश्चन है उनके सेट आंसर्स हैं, राइट ऑप्शंस हैं उनके। अब चाहे उसको आप जांचें, चाहे मान लीजिए रमेश जांचे, चाहे कुलदीप जांचे, चाहे मोहन जांचे, चाहे अबरार जांचे, कोई भी जांचे, जिस क्वेश्चन पेपर में 51 क्वेश्चन सही है, 51 मार्क्स आए हैं, कोई भी उसको इवैल्यूएट करेगा तो 51 मार्क्स ही आएंगे। कंप्यूटर इवैल्यूएट करेगा तो भी 51 मार्क्स आएंगे। यह होती है ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। और यह मात्रात्मक उपागम का गुण भी है। अब जैसे मान लो एक एसे राइटिंग का कंपटीशन है, आपने 10 बच्चों से एसे लिखवाए, उनकी आपने 10 फोटोस्टेट निकाल ली, हर बच्चे के एसे राइटिंग की 10 फोटो कॉपीज निकाल ली, और आपने 10 एक्सपर्ट से उनको इवेल्युएट करवाया। आप देखोगे कि एक ही बच्चे के उसी एसे में मान लीजिए कि 100 नंबर में से अलग अलग जो 10 एक्सपर्ट हैं वो नंबर दे रहे हैं, तो बहुत कम चांस है कि 2 एक्सपर्ट के नंबर मैच खा जाएं। इसे कहते हैं सब्जेक्टिविटी, वस्तुपरकता, ठीक है, और व्यक्तिपरकता, सब्जेक्टिविटी। तो जो गुणात्मक उपागम है उसमें सब्जेक्टिविटी होनी ही होनी है। क्लियर? तो यह दृष्टिकोण, देखो किस तरह की चीजों को ले रहे हैं हम। एटीट्यूड है ना, दृष्टिकोण, राय, ओपिनियन है ना, और व्यवहार। अब इनकी कोई यार्डस्टिक हो सकती है क्या? ठीक है, क्या इनका कोई एकदम सटीक मापन हो सकता है क्या? संभव ही नहीं है। ठीक है, कि व्यक्तिपरक या वस्तुपरक मूल्यांकन से संबंधित। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ना, उसमें सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट होता है, उसके अंदर व्यक्तिपरकता या वस्तुपरकता का तत्व हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में शोधकर्ता की अंतर्दृष्टि और उसके मस्तिष्क में बनी छवि पर आधारित होता है। रिसर्चर्स इंसाइट्स एंड इंप्रेशंस आर इन्फ्लुएंसिंग द रिसर्च, है ना। मैंने आपको क्या कहा कि 10 लोग एक ही एसे को चेक कर रहे हैं तो वो अलग अलग मार्किंग कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्टिविटी है मार्किंग में। उसका कारण तो यही है ना कि जितने भी जो जांच करता है, ठीक है, उनके मस्तिष्क में बनी छवि और उनकी अंतर्दृष्टि, ये उनके मूल्यांकन को प्रभावित कर रही है। क्लियर? इस उपागम से अग्रेसित शोध के परिणाम गैर मात्रात्मक होते हैं। क्यों? इनके परिणाम कभी मात्रात्मक हो ही नहीं सकते। ठीक है, और यह शोध ऐसे परिणाम उत्पन्न करता है जो गहन मात्रात्मक विश्लेषण हेतु उपलब्ध नहीं होते। अब जब इनके रिजल्ट जो हैं, ठीक है, वो क्वालिटेटिव हैं, हाँ, वो क्वांटिटेटिव नहीं है, तो आप उन रिजल्ट्स के ऊपर रिग्रेस क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कैसे लागू कर सकते हो? संभव ही नहीं है। चलिए अब देखो, प्रक्षेपी या प्रक्षेपण तकनीक। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे इंक ब्लॉट टेस्ट होता है, या आप में से कोई भी बच्चा कभी मान लो किसी ने एनडीए या सीडीएस का एसएसबी दिया हो, ठीक है, या आप एसएसबी के बारे में जानते हो, तो आपने देखा होगा कि वो बच्चे की मनोदशा जांचने के लिए
अनेकों प्रकार के टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं एसएसबी के दौरान। उनमें से बहुत सारे टेस्ट जो होते हैं वो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पर आधारित होते हैं, बहुत सारे टेस्ट। ठीक है नाम देखो प्रोजेक्टिव। ठीक है, आपके अंदर क्या है उसको प्रोजेक्ट कर देता है जो टेस्ट का रिजल्ट है वो, या आपकी जो टेस्ट के ऊपर परफॉर्मेंस है। ठीक है, और जैसे मान लो किसी सैन्य अधिकारी ने सुसाइड कर लिया, तो आपको पता है उसका सिलेक्शन बोर्ड का रिकॉर्ड खंगाला जाता है। ठीक है, कहां चूक हुई। जब हमने प्रोजेक्टिव टेस्ट लिए तो उसकी पर्सनालिटी में ये टेंडेंसीज जो थी वो निकलकर सामने कैसे नहीं आई, हमसे चूक कहां हो गई। आई बात समझ में। तो जो प्रक्षेपी और प्रक्षेपण तकनीक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, उत्तरदाताओं को अपने व्यक्तिपरक या वास्तविक विचारों और विश्वासों को अन्य लोगों या यहां तक की वस्तुओं पर प्रक्षेपित करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके सामने डिफरेंट कंडीशंस और डिफरेंट सिचुएशंस रखी जाती हैं, जिसके ऊपर जब वो लिखते हैं या अपने विचार व्यक्त करते हैं तो उनके जो अंदर की मनोदशा है वो रिफ्लेक्ट होती है ना। उनका जो मेंटल ओरिएंटेशन है वो रिफ्लेक्ट होता है, वो प्रोजेक्ट होता है, इसीलिए नाम पड़ा है प्रोजेक्टिव। ठीक है, उत्तरदाता की वास्तविक भावनाओं का अनुमान तब लगाया जाता है जब वह दूसरों के बारे में अपनी राय व्यक्त करता है। ठीक है, प्रक्षेपी या प्रक्षेपण तकनीक सामान्यतया व्यक्तिगत या छोटे समूह के साक्षात्कार के दौरान उपयोग में लाई जाती। एसएसबी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स अलाउ रिस्पोंडेंट्स टू प्रोजेक्ट, है ना, इसीलिए नाम पड़ा है प्रोजेक्टिव, टू प्रोजेक्ट देयर सब्जेक्टिव और ट्रू ओपिनियंस एंड बिलीव्स ऑन टू अदर पीपल और इवन ऑब्जेक्ट्स। इसीलिए इसका नाम पड़ा है प्रक्षेपी, प्रक्षेपण या प्रोजेक्टिव टेक्निक। ठीक है, निश्चित रूप से गुणात्मक उपागम है। चलिए, तो आज हमने रिसर्च मीनिंग की बात की, हमने रिसर्च टाइप्स की बात की और हमने रिसर्च अप्रोचेस की बात की। ठीक है, तो ये सबसे फंडामेंटल और बेसिक लेक्चर है। जब आप रिसर्च को जानना चाहते हैं, रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के कितने प्रकार होते हैं, तो ये सबसे पहले आज का जो लेक्चर है ना, इन पक्षों को जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें जो और गूढ़ बातें हैं रिसर्च से संबंधित वो समझ में आने लगेगी, उन पर हमारी दृष्टि जो है वो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगी, क्लियर होने लगेगी। आप लोगों ने धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।